आज है 21 अप्रैल मंगलवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात उस ज्वालामुखी की जो मध्य पूर्व में फटने को तैयार है। वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक तनाव अपने चरम पर है क्योंकि 14 दिनों का सीज़फायर आज शाम खत्म हो रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना युद्ध के मैदान में उतरने के लिए बेकरार है। इधर भारत में पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में शब्दों के बाण तीखे हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के ए दीदी वाले तंज ने बंगाल की राजनीति में उबाल ला दिया है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी मंच से दिए गए भाषणों पर 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही देश के औद्योगिक केंद्रों से मजदूरों के पलायन और असंतोष की ऐसी खबरें आ रही हैं जो हमें एक बार फिर कोविड काल की उन दर्दनाक यादों की तरफ ले जा रही हैं। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद की विशेष रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा, जो शांति वार्ता के लिए तय थी, आखिरी वक्त पर टाल दी गई है। सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग के साथ बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर कल तक कोई ठोस डील नहीं होती तो वे बमबारी फिर से शुरू कर देंगे। ट्रंप का मानना है कि सेना पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ सीएनएन की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट्स ने बातचीत को और बिगाड़ दिया है। ईरान के वार्ताकार मोहम्मद बागेया गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि वे धमकियों के साए में बात नहीं करेंगे और युद्ध की स्थिति में उनके पास नए पत्ते मौजूद हैं। रॉयटर्स और ड्रॉपसाइट न्यूज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातेह बेरोल ने मौजूदा टकराव को 1973 और 1979 के तेल संकटों से भी अधिक विनाशकारी बताया है। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट करार दिया है। ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लॉयड्स लिस्ट के मुताबिक हॉर्मुज़ जलमरुमध्य में तनाव इतना है कि अमेरिकी सेंटकॉम ने 27 ईरानी जहाज़ों को वापस खदेड़ दिया है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हॉर्मुज़ जलमरुमध्य को तुरंत खोलने की अपील की है, क्योंकि इसकी नाकाबंदी से दुनिया भर में ईंधन की भारी किल्लत और महंगाई पैदा हो सकती है। टॉकिंग न्यूज़ विद निधीश में वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर गंभीर सवाल उठे। आरोप है कि संविधान संशोधन विधेयक के फेल होने के बाद पीएम ने सरकारी चैनल दूरदर्शन का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए किया। इस संबोधन में उन्होंने कथित तौर पर विपक्ष का नाम लगभग 60 बार लिया। इसी मुद्दे पर 700 रिटायर्ड अफसरों और एक्टिविस्टों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2024 के 110 से अधिक भाषणों में विवादास्पद संदर्भ सामने आए थे। चर्चा में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और सरकारी एजेंसियों जैसे ईडी की कार्रवाई पर भी चिंता व्यक्त की गई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पत्रकार आरएस छाबड़ा के अनुसार अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी को ए दीदी आंख और कान खोल के सुन लो कहना टीएमसी को नागवार गुजरा है। टीएमसी ने इसे बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता बताया है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव के एक लेख के मुताबिक चुनाव के ऐन वक्त पर आरएसएस बंगाल में जमीनी स्तर पर सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट बताती है कि मोदी शाह की जोड़ी की शुरुआती रणनीतियों के विफल होने के बाद अब संघ ने घर घर जाकर हिंदू एकीकरण का मोर्चा संभाला है। संघ के नेता पुराने कैडरों को मनाने और नारी शक्ति वोट बैंक को लामबंद करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और लेखक अपूर्वानंद ने फ्रंटलाइन में अपने विश्लेषण में कहा है कि 17 अप्रैल 2026 भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उनके मुताबिक विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के उस प्रयास को विफल कर दिया जो महिला आरक्षण के बहाने देश के चुनावी मानचित्र को फिर से तैयार करना चाहती थी। अपूर्वानंद का तर्क है कि अगर सरकार गंभीर होती तो वो 2023 के अधिनियम को ही लागू कर देती, उसके लिए नए परिसीमन और सीटों के विस्तार की शर्त नहीं रखती। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने की एक साजिश थी, जिसे विपक्ष की सतर्कता ने समय रहते पहचान लिया और नाकाम कर दिया। देश के औद्योगिक क्षेत्रों में गहरा असंतोष व्याप्त है। द फेडरल और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टों के अनुसार नोएडा से लेकर तमिलनाडु तक मजदूर सड़कों पर हैं। सूरत से वायरल हुए एक वीडियो ने देश को झकझोर दिया है, जिसमें एक मजदूर घर लौटते समय कहता है, अब नहीं आऊंगा दोस्त। बढ़ती महंगाई,
ठहरे हुए वेतन और एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी ने प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़ दी है। हरियाणा सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन बढ़ाने के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसी मांग उठी है। इसके साथ ही नए श्रम कानूनों को लेकर भी मजदूरों में भारी भ्रम और असुरक्षा है, जिसके कारण वे बड़े पैमाने पर औद्योगिक शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।